नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जैसे कि आपको पता होगा, हमारा एग्जिट पोल यूपी का जो 40 प्लस सीटों का मतलब हमने आंकड़े बताए थे, लगभग एकदम एग्जिट आया। और हमारे सहयोगी, इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। इन्होंने अपना अपना भी मत दिया और हमारे लिए विशेष सहयोग किया। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है, राकीब जी एंड हमारे मित्र जो है इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश जी। जी। तो आइए हम बात करते हैं कि यूपी में जिस प्रकार से आपने देखा उलटफेर, भारी उलटफेर आपने देखा। ये हमने द बिग बाइट टीम ने हमारे पहले से ही अंदेशा लगा चुका था। इस बार यूपी में बहुत ही तगड़ी उलटफेर होनी है। अब आज हम बात करते हैं सियासत क्या कहती है। इस बार सियासत क्या कहती है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं अभी, नीतीश बाबू वापस आओ, नीतीश बाबू वापस आओ, नीतीश बाबू घर वापस आओ के नारे लग रहे थे। आइए इसी बीच हमारे साथ आज जुड़े हैं फिर से हमारे मित्र और राकीब जी। आइए हम बात करते हैं क्या कहती सियासत। जी बताइए, क्या कहती सियासत। सियासत ब्रिजेश जी, जैसा अभी बीच में आपसे चर्चा हुआ था एग्जिट पोल पे, आप देख भी रहे थे कि यूपी का एग्जिट पोल जिस हिसाब से हम लोगों ने डिस्कस किया था, 40 से 45 सीट के नियर अबाउट, 40 से 45 सीट के नियर अबाउट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यूपी में दिख भी रही है सामने। जी जी जी। सियासत इंडिया गठबंधन 234 सीटों के साथ ठीक ठाक स्थानों पे पहुंच चुकी है और बीजेपी जो 400 का नारा दे रहा था, आज 240 पे खुद विथ एनडीए 292-93 है। रविंदर जी, आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार सियासत जो है इसे तोड़ मरोड़ की राजनीति की बात कर रही है, तो कह रहे हैं जो है कि एन फैक्टर इस बार काम करेगा। क्या लगता है एन फैक्टर क्या है, कितना काम करेगा एन फैक्टर, इस पर बताइए। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं, एन फैक्टर कितना काम करेगा। अब एन फैक्टर का जहाँ तक अनुमान है, सारा दामोदमार इस समय नीतीश बाबू पे आ गया है और लोग उनको पलटू राम पहले से ही कहते हैं। कुछ भी हो सकता है। जिस समय 2014 का चुनाव चल रहा था, पीएम पद की दावेदारी कर रहे थे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी थे बीजेपी के साथ। जी जी। वो दर्द नीतीश बाबू कभी नहीं भूल सकते हैं और यही दर्द कभी कभी इनके लिए घातक भी बन सकता है। जबकि कुछ सूत्रों से पता चल रहा है, कुछ बड़े राजनीतिक विश्लेषकों से मैंने बात किया, मुझसे चर्चा करने के बाद ये स्पष्ट हो रहा है कि नीतीश बाबू श्योर इंडिया गठबंधन में आ रहे हैं। हो सकता है चंद्रबाबू नायडू के साथ हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी, चंद्रबाबू नायडू टीडीपी 16 सीट, इधर नीतीश जी का 12 सीट है ब्रिजेश जी, दोनों लोग 28 सीट लेके आ जाते हैं तो अल्प मत में आ जाएगा एनडीए गठबंधन। अच्छा, आपने एक बहुत बढ़िया कोट किया पलटू राम। अगर देखा जाए तो अगर पलटू राम की बात आई तो मैं यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ, कल ही जो है अपने संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री राम को छोड़ के इस बार जय जगन्नाथ का नारा लगा रहे थे। तो उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि उनसे भी बड़ा वो भी पलट गए। क्या है इसमें बताइए। अगर पलटू राम बोले तो भी पलटे। ये तो भारत की आम जनमानस को सोचना चाहिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, आप देखते हैं कि श्री राम जी को स्थापित करने के बाद उसी फैजाबाद लोकसभा सीट से खुद एनडीए बीजेपी एकदम करारी सशक्त 1.5 लाख वोटों से हार रहे हैं। आप और अवधेश प्रताप जी चुनाव जीत रहे हैं। इस बात को समझिए कि जहां भगवान राम के लिए कहा जाता था मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वहीं पे इन्होंने मर्यादा भी तोड़ा। चुनाव प्रचार के समय कितनी भद्दी भद्दी गालियां, मुजरा, मंगलसूत्र, क्या क्या स्थितियां नहीं आई हैं। भैंसे खोलने जाएंगे। अब आप समझ ही सकते हैं। तो कहने की इसमें कुछ नहीं, जनता उस रुख को समझ रही थी। और मैं तो आपसे 1 जून की जब एग्जिट पोल के समय आपके साथ डिस्कस कर रहा था, मैंने इस बात को कहा था कि यूपी में एक बाहर बेरोजगारी की तबका है, प्रतियोगी परीक्षाओं का बार बार पेपर लीक हो जाना और संविधान बचाओ आंदोलन देखिए एकदम डट के चला है, गरीबी हटाओ का नारा चला है। अब भाई गरीबी नहीं हटाएंगे, ऊपर से कर्ज मुक्ति का। तो इन सब चीज़ों को भी नीतीश बाबू को सोचना चाहिए। फिर बीजेपी की एक बहुत बड़ी रणनीति है, इस चीज़ को आप बहुत गहराइयों से देखेंगे ब्रिजेश जी, आपको लगेगा जिन जिन पार्टियों को कभी भी मजबूत होते हुए पाया है एनडीए गठबंधन ने, उस टोटल बीजेपी ने उस पार्टियों को तोड़ दिया। चिराग जी को देख लीजिए, उनको अपना निशान खोना तक पड़ गया। उद्धव ठाकरे जी को देखिए शिवसेना में जी। तो ये चीज़ें अब घाव का रूप धारण कर चुकी हैं और आप समय आएगा देखिएगा। वैसे आज तो प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दे चुके हैं, 8 तारीख को शपथ लेने की बात चल रही है जी। लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है, क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं से सरकार बनाने में सक्षम होगा। घाव कभी भरता थोड़ी नहीं है, आज नहीं तो कल नीतीश बाबू के लिए अच्छा मौका है, 2014 का बदला लेने का मौका आ गया है। अब बाकी सरकार देखिए क्या है। अभी तो मुझे यही लग रहा है कि एनडीए सरकार बनाएगा, लेकिन आगे ये चल पाएगा कि नहीं। बिहार में 5 साल में 2 बार सरकार चेंज हो गया,
वही नीतीश बाबू के अच्छा, पल्ले आपको में क्या चला लगता गया है? है। जैसे मुझे यहाँ कबीरदास जी का दोहा याद आता है, अत की भला न बोलना, अत की भली न चूप, अत की भला न बरसना, अत की भली न धूप। जी, क्या एकदम कहना आप? नहीं फॉलो हो रहा है, आप इस बात को विश्वास करें। जिस नीतीश, प्रकार से इन्होंने अब मैं बड़े बड़े दावे किए थे, बड़े बड़े नारे दिए थे, 400 पार, अभी साढ़े आप 300 पार, अब सबकी जो है अभी हमने हवा निकलती हुई दिखाई दी। सुबह की स्थिति आप देखिए, तेजस्वी जी, नीतीश जी एक ही प्लेन में आ रहे हैं दिल्ली। आपको जी, क्या लग रहा है? अभी आपको सुबह क्या की लग स्थिति रहा है? बता रहा हूँ सुबह की कि स्थिति हाँ, यही अभी है। हाँ चंद बाबू नायडू जी आए हैं, अभी तक जिस समय मैं आपसे वार्ता कर रहा हूँ, इस समय तक बीजेपी मुख्यालय नहीं पहुंचे हैं। 5 बजे मीटिंग है, 3:30 बज रहे हैं घड़ी के। कब पहुंचेंगे चंद बाबू नायडू जी? और फिर अभी साल भर का दर्द कौन भूल सकता है? यही साल भर पहले जी, साल पहले उनको भाई हाँ कितना बीजेपी प्रताड़ित सरकार किया थी गया भाई, था। प्रताड़ित की, जेल जाने से बचे हैं चंद बाबू नायडू। तो ये क्या लगता है आपको, स्थितियां रही चंद्रबाबू हैं। नायडू जो है पार्टी का जो है विलय करेंगे इंडिया गठबंधन मुझे में? लगता आपका है क्या कहता है आकलन? मुझे लगता है कि ठीक 2002 की तरह, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी मोदी जी को कहे थे कि धर्म का पालन करना चाहिए, आज इस बात को मुझे लगता है, या भारतीय जनमानस भी इस बात को, आज आप देख सकते हैं नीतीश बाबू जी के आवास के सामने दिल्ली में नारा लग रहा है लगातार, नीतीश बाबू आज तो आप कम से कम अच्छी हाँ पलटवारी आज करके हाँ, दिखा दीजिए। कह रहे हैं कि आप अब सही जगह पलटिए, पलट जाइए। तो मिला जुला कि ये है कि धर्म का पालन करने का समय आना है, संविधान बचाना है। और कम से कम जो गरीबी स्थितियाँ बहुत, भाई 1,000 रुपये सिलेंडर हो गया है, 320 रुपये सिलेंडर 1200 हो 1,000 गया हो था, गया। 1200 से फिर तो घटाया। 200 रुपये हो तो सिर्फ चुनाव, आप देखिए चुनाव जिस दिन बीता है, जी, 5% टोल टैक्स बढ़ा दिया गया। 5% टोल टैक्स, 2 रुपये अमूल का बना अमूल दिए हाँ, हैं। दूध महंगा हो तो आप गया। बताइए, दूध महंगा शुरुआत हो गई है। तो आप इस बात को समझे, महंगाई बहुत चरम पे है। और गरीबों के लिए जो गठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन सहयोगियों के साथ, कांग्रेस सरकार में कभी भी कोई भी पार्टी रही है, बहुत अच्छी सरकार चल रही है। जी, इस बात को आप समझिए। मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश बाबू, चंद्रबाबू नायडू धर्म का पालन करेंगे और इंडिया गठबंधन में आएंगे। आज नहीं तो कल आएंगे जरूर। चलिए आइए हम राकेश जी के पास आते हैं। इस बार क्या लगता है, नीतीश जी का अंतर आत्मा काम करेगी या धर्म का पालन करेंगे? और नायडू जी क्या कहते हैं आप? यहाँ देखिए अंतरात्मा की आवाज आएगी या धर्म का पालन करेंगे? ब्रजेश जी, मुझे लगता है अंतरात्मा की आवाज़ ने से ज़्यादा वो अपने आप को एक अवसर के रूप में देखते हैं। मुझे लगता है पिछली बार इंडिया गठबंधन बनाने में भी उनका योगदान रहा, और वो इंडिया गठबंधन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के बाद शायद उन्हें लगा कि हमारा वोट बैंक चला जाएगा, वो पलटी मार गए। अब भगवान ने एक बार उनको जो है किंग मेकर बना के भेजा है, और शायद मुझे नहीं लगता कि वो जो है इस मौके को अपने लास्ट पड़ाव में छोड़ेंगे, और ज़रूर जो है वो कुछ ना कुछ तो चमत्कार करेंगे। वो क्लियर बोल नहीं रहे हैं, जो भी बात बोल रहे हैं वो बस अभी सस्पेंस बनाए हुए हैं। अच्छा, क्या लगता है राकीब जी, आपको क्या कहती सियासत, किसकी बन रही सरकार, इस पर क्या कहना? आप देखिए, एक प्रकाश डालिए आप। इस बार का चुनाव देखा जाए तो बहुत रोचक है। इसने बहुत सारे लोगों को दुखी किया है, बहुत लोगों को खुशियां भी दी हैं, लेकिन किसने दुखी किया यहाँ? अब मैं बताना जा रहा हूँ, खुशियां भी दी हैं तो वो अधूरी दी हैं। जैसे देखा जाए, सबसे पहले तो हम एग्जिट पोल की बात करते हैं। एग्जिट पोल में आज जितनी भी मेन स्ट्रीम मीडिया है और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सब धरी की धरी रह गई, और उन्होंने सारा सर्वे उनका कोई 300 350 पार, ऐसा लग रहा था जैसे एक जगह से किसी ने कॉपी करके और सब कॉपी पेस्ट कर दिया है और सब ने वही प्रसारित कर दिया। एक है अशोक चाहवाड़ सुदर्शन न्यूज के, वो जो है 404 दे रहे थे। 404 इस पर क्या कहेंगे? 418 तक पहुंच हाँ। गए हैं, 418 तक पहुंच गए, और सीटें हैं 240। बाकी अब बात की जाए सियासत की रंग लेने की, तो इसमें जितनी निर्दलीय हैं ये ज़्यादातर ये वो लोग हैं जो अपनी आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी रखते हैं, और 17 के 17 सांसद ये इंडिया गठबंधन का पार्ट बनने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। अब बात आती है टीडीपी और आपके जेडीयू की, तो ये दोनों लोग अवसरवादी हैं, दोनों लोग प्रताड़ित हैं। जैसा रविंदर जी ने कहा कि एनडीए गठबंधन में जो भी पॉलिटिकल पार्टियां रहीं अटल जी के बाद, खासकर मोदी जी के शासनकाल में, उन सभी पॉलिटिकल पार्टियों को इन्होंने ख़त्म कर दिया। आपके शिरोमणि अकाली दल हो, शिवसेना रही हो, या अब बीजेडी को भी इन्होंने अंदर अंदर काटने की कोशिश की थी, हालांकि वो इनका हिस्सा नहीं थे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती थी पार्लियामेंट के अंदर तो वो सपोर्ट दे दिया करते थे। तो कुल मिला के ये लग रहा कि अभी फ़िलहाल तो एनडीए सरकार बनाने में कामयाब होगा, लेकिन जो भी खेल होगा वो अविश्वास प्रस्ताव के दौरान ही होगा, और ये होने की संभावना इसलिए ज़्यादा है कि पूरे देश में
इस टाइम जिस तरह से बेरोजगारी का माहौल है और जो भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों से चुनाव को इन्होंने पूरा बाहर हटा दिया। लेकिन अब अगर ये क्षेत्रीय पार्टियां भी जो आज किंग मेकर के रूप में हैं, अगर इन मुद्दों की जिन मुद्दों पे जनादेश कहीं ना कहीं अब विपक्ष को थोड़ा बहुत मिला है, अगर इनकी बात नहीं करते हैं और ये उन्हीं के रंग में रंग जाते हैं, तो इनको भी उसी एंटी इनकम्बेंसी का बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। और बहुत जल्दी बिहार के अंदर भी चुनाव है और चंद्रबाबू नायडू को दिल्ली में भी चुनाव है, अगले 8 दिल्ली महीने में भी चुनाव है। अगर चंद्रबाबू नायडू को कहें तो चंद्रबाबू नायडू की जो पॉलिटिक्स रही है तो वो उनकी सेकुलर पॉलिटिक्स रही है और 4% रिजर्वेशन की वकालत उन्होंने मुस्लिम्स को माइनॉरिटी के लिए की थी। अगर वो अब बीजेपी के साथ जहाँ पर भी उनके वोट बैंक पर फ़र्क पड़ेगा, तो मुझे नहीं लगता कि चंद्रबाबू नायडू एक बार सोचेंगे ज़रूर, ऐसा नहीं है कि वो जाकर खड़े हो जाएंगे। अच्छा राकीब जी, हम आना चाहेंगे यूपी पे। जैसा कि यूपी हमारा जो है आकलन एकदम सही साबित हुआ और इस बार न राम मंदिर का मुद्दा काम किया और ना जो है धर्म का मुद्दा काम किया। क्या कहते हैं इस पर आप, क्या एक बार फिर से प्रकाश डालिए। क्या आपका जो आकलन था जो है बताइए। अयोध्या सीट खुद भाजपा वहाँ से भारी मतों से हारी है, इस पर क्या कहना आपका? देखिए, मैंने आपके उस वीडियो में भी जब आपने यूपी का रिजर्वेशन वाला जब आपने यूपी का एग्जिट पोल का जो है बात की थी और हमने उस पर चर्चा की थी, तब भी मैंने बताया उत्तर प्रदेश का चुनाव पहले दूसरे फेज़ में कुछ और था और धीरे धीरे बदलता चला गया। जैसे ही तीसरे फेज़ में पहुंचता है वहाँ सारे मुद्दे आ जाते हैं। बीजेपी जो अपने मुद्दे पर खींच के लाना चाहती थी हिंदू मुस्लिम वाले पे, वो मुद्दा बिल्कुल बदल गया और वहाँ जितने भी मुद्दे हो सकते थे जो मैनिफेस्टो से रिलेटेड थे, वो मुद्दे तो रही, बेरोजगारी का रहा हो या आपके रिजर्वेशन का मुद्दा, जातिगत इलेक्शन हो गया। फिर एक मैंने बात की थी, कहीं ना कहीं राजपूतों के अंदर जो नाराज़गी थी वो भी खुलकर सामने आने लगी और पूरी तरह से संविधान बचाओ का मुद्दा जो है अपने चरम पर पहुंच गया। बेरोजगारी, भर्ती परीक्षा लीक होना, बार बार पेपर का लीक होना, तो ये सब मुद्दे भारी पड़े हैं और उत्तर प्रदेश में एक तरह से कहें कि असली चुनाव इस 2024 का उत्तर प्रदेश में ही लड़ा गया है। अच्छा, अब हम बात करते हैं राकीब जी आपसे, अगला प्रधानमंत्री कौन? अगर इंडिया गठबंधन की सरकार अगर बनती है तो अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, क्या कहते हैं? देखिए, अगर मुझे लगता है कि अगर एनडीए की, अभी मैं अगर बात करूं एनडीए की, अगर एनडीए में हो सकता है कि मोदी जी के फेवर में जो अगर सहमति नहीं बनी और कोई दूसरा प्रत्याशी ये लोग सेक्युलर आगे कर देते हैं, तो चंद्रबाबू नायडू भी, नीतीश कुमार जी भी उनके साथ एडजस्ट करने में देर नहीं करेंगे। फिर ये एंटी इनकम्बेंसी से बच जाएंगे और अपनी जो विचारधारा है, जो ख़ासकर बीजेपी ने आज की तारीख में ऐसी बना दी कि जो एनडीए के सहयोगी दल भी जो इस तरह की विचारधारा को बहुत हद तक जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी उस तरह के अपने जनादेश के साथ में सत्ता में थी कि अगर कोई विपक्ष सहयोगी दल भी इनसे कुछ कहे तो ये मानने को तैयार नहीं थे। अगर चेहरा बदलती है तो एनडीए की सरकार बहुत आसानी से बन जाएगी और बहुत लंबे टाइम तक, पूरे 5 साल अपने कार्य भी करेंगे। जी आइए रविंदर जी, हम आप पे आना चाहते हैं। रविंदर जी, अभी महंत राजू दास का एक बहुत बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ रामायण में राम जी रावण से युद्ध करने के लिए बंदरों और भालू को ले गए, अगर अयोध्या वासियों को ले गए होते तो सोने की लंका, सोने के चक्कर रावण से भी समझौता कर लेते अयोध्या वासी। इस पर क्या कहना आपका? नहीं, राजू दास जी हनुमंत बहुत ये गलत शब्दों का यूज कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, हमारे अयोध्यावासी भगवान की नगरी के हैं। आज वही आप ध्यान दीजिए, 22 जनवरी के बाद से हर मंच पे, हर स्थानों पे यही बीजेपी सरकार रोज़ नारा लगाती थी, जय श्री राम। इसी नारे के साथ शुरुआत उनका होता था। ऐसा कुछ नहीं है। वही है कि कहा नहीं जाता, एक कहावत कही जाती है गांव में कि दूध का जला मट्ठा फूक फूक के पीता है, ठीक है। तो ये स्थिति इनकी आगे बन चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हॉट सीटों की मैं कुछ चर्चा कर लेता हूँ आपसे। यूपी के सुल्तानपुर ले लीजिए, अमेठी ले लीजिए, क्या ये स्थिति रही इनकी? कौन सा नारा लग रहा था भाई? एकदम पड़ोसी हैं, अयोध्या के बगल में आप देख रहे हैं अमेठी, कुछ ही दूर पे सटा। क्या स्थिति इनकी रही? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको इस बात को कह सकता हूँ और मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है, जो पूर्व राजनीति मैंने देखा या समझा, नीतीश बाबू पूर्णतः अपने भरपूर रूप में हैं, नायडू जी भी हैं
और मुझे जहाँ तक ये अनुमान लगता है ये सरकार चलेगी। ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं चल सकती, सरकार उनके पास बहुमत है, सरकार चला भी सकते हैं, लेकिन वो सरकार नहीं चल सकती है जो सरकार 2047 का सपना दिखा रही थी। 2047 तक हम भारत को इतना विकसित कर देंगे। भैया विकसित करना है पहले सामने ही विकसित कर लीजिए। 2024-2047 में 23 साल का अंतर है, उसको कब आप, तो इन सब चीज़ों को जनता के बीच 5 में ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। ये अपने मैनिफेस्टो में युवाओं की बात नहीं करते। सबसे बड़ा वर्ग युवा वर्ग जो नाराज था, वो इनको क्या भुगतना पड़ गया, उसकी जो सजा इनको मिली, मैं जो सीटें कम आई। जी 1 जून के एग्जिट पोल में मैंने आपसे इस बात का डिस्कस भी किया था कि आप गरीबी, जब आप जनमानस पे जनता के बीच में जाइए, हम लोग जनता के बीच में इस बीच में रहे, लगभग 70 से 75 जिलों में दौरा करने के बाद ये एहसास होता था जनता के बीच, किसान है, केसीसी कौन लेता है बताइए। किसान बेचारे केसीसी लिए हैं, लाख रुपए, 80,000 रुपए ये लोग कर्जा ले लिए हैं। आप किसानों की मुक्ति कर्जा नहीं कर रहे हो, बड़े लोगों का 10-10 करोड़ हजार रुपए आप माफ़ कर दे रहे हैं। बताइए बेरोजगारी इतने, किसी गांव में चले जाइए 20-25 बच्चे मिल जाएंगे, सब बेरोजगार हैं। पकौड़ा बेचने के लिए आप तैयार रख रहे हैं सबको कि आप पकौड़ा बेचिए, पढ़े लिखे लोग पकौड़ा बेचें, तो फिर नेता ही यही काम क्यों नहीं कर लेते भाई। उनके बच्चे तो विदेश पढ़ रहे हैं, गरीबों के बच्चे इसलिए आ गए हैं। तो ये सारी स्थितियाँ रही। और अखिलेश यादव जी की मैं चर्चा आपसे कर रहा था, राहुल गांधी जी की लगातार भारत न्याय यात्रा, इन सब चीज़ों का बड़ा प्रभाव रहा। संविधान बचाओ का नारा, गरीबी हटाओ का नारा, आप ये कह सकते हैं बेरोजगारी का नारा, ये सारी चीज़ें जो ज़मीनी स्तर पे है और इसको बीजेपी पहचानने से भूल कर रही है। और आज भी मैं ये आपके चैनल पे आप कह भी रहा हूँ कि अगर बीजेपी चाहती है कि मैं अपनी पुरानी स्थिति में बना रहूँ आगे भी चल के, सामने विधानसभा चुनाव है, हरियाणा का है, दिल्ली का है, इधर आपका आंध्र प्रदेश भी होने जाए, सॉरी यहाँ पे बिहार का है सामने, तो मैं इस स्थिति को, अगर इनको ये स्थिति थी, ये चीज़ें देख लेना चाहिए कि भगवान के समय में ये स्थिति आई। राम राम का नारा रोज़ देने वाले व्यक्ति को मैं इस बात को कह सकता हूँ, मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, रोज़ भगवान राम के नारे पे आप शुरुआत कर रहे थे। जिस दिन आप मुख्यालय में जा रहे हैं, कल वहाँ जगन्नाथ बाबा का नारा लगा है, मतलब यूपी ने धोखा दे दिया, इसलिए भगवान राम नहीं रह गए। जी रविंद्र जी, आपको क्या लगता है, 1 नेशन 1 इलेक्शन कुछ क्या ये अधिनियम ला पाएंगे? कभी नहीं आ सकता है अधिनियम। जो कैबिनेट बिना बैठे फैसले होते थे, वो कैबिनेट में बैठने से पहले ही नहीं, अपने सहयोगियों से पहले राय लेके बैठना पड़ेगा ब्रिजेश जी, क्योंकि अब अल्पमत की सरकार है और वो डेडिकेशन, वो चीज़ें नहीं चल पाएंगी। अभी तो आप देखिए ना, जिस समय आरएसएस की एंट्री होगी, फिर देखिएगा यही बीजेपी का क्या रूप धारण करेगा। कहीं ना कहीं तो बड़े नेताओं में राजनाथ सिंह जी को ले लीजिए, नितिन गडकरी जी को ले लीजिए, जेपी नड्डा जी को मंच से बहुत बार आप देखे होंगे इधर सुधर कर देने की स्थिति रहती थी, जबकि एक समय राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा रविंद्र जी, आया यह कयास लगाया जा रहा है कि आरएसएस लॉबी जो है मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहती, क्यों बनाएगी? क्या कहना चाहते हैं? क्यों बनाएगी भाई? आरएसएस लॉबी खत्म हो गई, बीजेपी के बड़े नेता खत्म हो गए, जिन्होंने बीजेपी को स्थापित किया उन नेताओं को साइड में कर दिया गया, सिर्फ 2 लोग पूरी सत्ता चला रहे हैं देश का। तो वो दर्द तो कहीं ना कहीं आज प्रकट करने का मौका मिल रहा है उन लोगों को। और ये स्थितियां मैंने कल देखा भी, गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चाएं थी इस बात को लेके। और आप इस बात पर विश्वास करिए, और जो बड़े चैनलों पे चल रहा था एग्जिट पोल को लेके, आप एक्सिस के देखिए प्रदीप गुप्ता जी की क्या स्थिति है जी। कल रो रहे थे मंच पे, आज तक भी रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? आपने ये क्या नैरेटिव सेट कर रखा है भाई? हम लोगों ने भी तो आपके साथ एग्जिट पोल पे ऐसा तो कुछ नहीं था, हम लोगों ने ज़मीनी हकीकत देखा था, उस पर हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया था कि भाई 40 से 45 सीट गठबंधन, इंडिया गठबंधन आएगी, बाकी एनडीए रहेगा। और आप देख लीजिए 43 सीट पे इंडिया गठबंधन है। अच्छा रविंद्र जी, वही कुछ देर पहले जीतन राम मांझी ने कहा कि जो है नीतीश जो है जब एनडीए के साथ रहते हैं तो देश हित में काम करते हैं और जनता के लिए काम करते हैं। इस पर क्या कहना राकीब जी, आप बताइए। जीतन राम मांझी का ये बहुत बड़ा बयान है, उन्होंने कहा कि जब एनडीए के साथ रहते नीतीश जी तो देश हित में काम करते हैं। अभी जब आरजेडी के साथ थे कि क्या देश हित में काम उन्होंने नहीं किया? 5 लाख रोजगार दिए, देश हित में नहीं था ये? इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, जीतन राम मांझी जिनको जो है नीतीश जी ने मुख्यमंत्री बनाया था और एक टाइमलाइन में लाया था, वफादारी साबित करने का उनको मौका दिया था, लेकिन अच्छे वफादार साबित नहीं हो पाए। हाँ, आज की तारीख में वो एनडीए के लिए बहुत अच्छी वफादारी दिखा रहे हैं। अब उनसे कोई पूछे कि पिछले अगर नीतीश जी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा रोजगार दिए गए तो किस टाइम में दिए गए? सीधा साधा 5 लाख वैकेंसी भरी गई हैं और पब्लिक को क्या चाहिए? सबसे पहले रोजगार चाहिए। रोजगार ही एक बेसिक ऐसा मुद्दा है जो सारे मुद्दों को लगभग ख़त्म कर देता है जी। अच्छा, अभी जो है राजभर जी ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि संविधान और आरक्षण ने
हमें फेल कर दिया, इस पर क्या कहना चाहते हैं? राजभर जी ने अभी चुप्पी तोड़ी है, कल से वो जो है अज्ञातवास में चले गए थे, आज उन्होंने चुप्पी तोड़ी अपनी। अभी तो राजभर बताइए। जी ने चुप्पी तोड़ी है, राजभर जी की लाल बत्ती जो है, अभी उन्होंने ट्वीट किया है कि लाल हाँ, बत्ती खुद खतरे में आ जाएगी। और ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं फालतू में, इनके पास कुछ है नहीं। इस टाइम का जो दौर है समाज में, तो वो जो मुद्दे हैं जेन्युइन, उन मुद्दों की तरफ जनता इनको वापस लाना चाहती है। अगर ये पॉलिटिकल पार्टियां जितनी जल्दी समझ जाएंगी उतना इनके हित में है। पिछली बार जब आपके हम चैनल पर बैठे थे, हम बात कर रहे थे यूपी के अंदर के 40 प्लस, मैंने तो 45-47 तक की बात कर दी थी। तो मुझको बहुत सारे मेरे मित्र लोग फ़ोन करके कह रहे थे, अरे यार आप लोग जो है इतने एक्सपर्ट हो गए हो, जो 20-20, 50-50 साल से मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल चला रही है, वो उनसे भी आगे हो गए हो। 350 पौने 400 सीट मेरे साथ भी यही हुआ था। अब वो फोन नहीं उठा रहे हैं, जिन्होंने तो कहा था वो लोग फोन नहीं उठा रहे हैं। नहीं, मुझे तो फ़ोन भी, मैंने सबको फ़ोन किया, भाई बताइए, बोले नहीं यार आप लोग ठीक थे और हम गलत थे। हमें ये लग रहा था कि इतने बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो इतना अंतर नहीं होगा। तो वो रहा। तो फिलहाल जो है जनता चुनाव लड़ी है, ये जनता ने इनको जवाब दिया है। और मोदी जी तो 63 सीट हारे हैं, 240 इनकी आई हैं, पिछली बार 303 सीट थी। तो नैतिकता तो ये बनती है कि फ़िलहाल अब जो है अगर ये सरकार बनाए, तो बनाने के बाद में जो देश के मुद्दे हैं, डेमोक्रेसी के लिए जो काम करने की ज़रूरत है, संवैधानिक संस्थाएं जो इन्होंने कमज़ोर की हैं उनको मजबूत करने की ज़रूरत है, और सभी जाति धर्म को साथ में लेकर चलें और देश के लिए काम करें, जनता के लिए काम करें। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा युवा है, जो अगर सही से उस युवा का सदुपयोग किया जाए तो भारत 2047 नहीं 2037 में ही विकसित राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन हमारे यूथ को जो है किस मुद्दे में उलझाया हुआ है, जाति धर्म के मुद्दों में उलझा रखा है, उससे बाहर लाने की ज़रूरत है। तो मैं तो यही कहूँगा कि कोई भी सरकार बने लेकिन देश के मूड को समझे, देश की ज़रूरत को समझे और उस पर काम करे। और उस देश की ज़रूरत का मतलब होता है जनता की ज़रूरत। देखिए, जनता राघव जी ने लोकतंत्र में बहुत अच्छी बात सर्वोपरि कर रहे हैं। देश जो भी सरकार बने, देश हित में बने, देश के बारे में सोचे, युवाओं के बारे में सोचे। हमारा जो है देश युवा प्रधान देश है। युवाओं के बारे में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यूपी IIT कॉलेज के जो है बीटेक ग्रेजुएट जो है 36% का प्लेसमेंट नहीं होता, देश में स्थिति कैसी है? आइए इसी मुद्दे में हम बात करते हैं रविंदर जी से। रविंदर जी, क्या लगता है कि मोदी जी जो है कितने दिन तक सरकार चला पाएंगे, और क्या इनकी सरकार चलेगी 5 साल पूरा कर पाएगी? मैं राकिब सर से 2 बात आपसे जोड़ के करना चाहता हूँ। जैसे एग्जिट पोल की बात अभी आपने कहा, राकिब सर कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे कहे कि जो बड़े चैनल एग्जिट पोल ऐसा देते हैं आप लोगों ने। सच्चाई तो ये है कि मैं खुद 80-85 ज़िलों में, राजस्थान, यूपी के दिल्ली जैसे शहरों में, ऐसे लोकसभाओं में रहा, 80-85 लोकसभाओं में, मुझे तो कोई सैंपल वाला आज तक नहीं मिला कि भाई काहे का एग्जिट पोल, काहे का एग्जिट। भाई एग्जिट पोल तो उसे देना चाहिए ना कि जो आदमी जनता के बीच में रह रहा है, उस लोकसभा में रह रहा है, उसे पता है कि वहाँ का मूड क्या चल रहा है। आप योगेंद्र यादव जी को ले लीजिए, देखिए कि उनका ये कहना था कि 60 से 65 सीट बीजेपी घट रही है जी। बीजेपी देखिए 60 से 65 सीट घट रही है क्योंकि वो जनता के बीच में चल रहे थे। और क्या एग्जिट पोल का ये मीनिंग होना चाहिए कि कौन जनता के बीच में है। आप 5 लाख 7 लाख सैंपल ले लिए, कहाँ से सैंपल ले लिए? आप दिल्ली से ही सिर्फ सैंपल उठा लिए हूँ, मुझे क्या पता है पूरे भारत से आपने सैंपल लिया या नहीं लिया। तो इसका कोई अनुमान नहीं होता। जो क्षेत्र में रहता है उसे पता होता है कि जनता का मूड क्या है ब्रिजेश जी। इसलिए हम और राकिब सर जब आपके चैनल पे बैठे थे तो हम लोग जनता के मूड के बीच में थे, इसलिए हम लोगों ने उस पर आपसे डिस्कस किया था। ये मुद्दे थे। और दूसरी चीज़ें हैं सरकार की, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन बीच में जी आप कर रहे कौन थे। बनना है प्रधानमंत्री? क्या मोदी जी 5 साल अपना यथावत सरकार चला पाएंगे? बीच में ही ब्रेक हो जाएगा? नहीं, क्या कहता रणनीति, क्या कहती सियासत? ब्रिजेश जी एकदम आप मोदी जी कांग्रेस के पैनलिस्ट में बताइए इसकी क्या सियासत नहीं, है? हम मान सकते हैं कि मोदी जी चला सकते हैं सरकार। 10 सालों से सरकार ही तो चला रहे थे। मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि सरकार नहीं चला रहे हैं वो, बट मैं इस बात को फोकस के साथ, अब वो सरकार चलने में बड़ी समस्याएं होंगी। नीतीश बाबू के साथ हमारा भी गठबंधन रहा है बिहार में, हमने देखा है सरकार चला के 17 से 18 महीने। तो नीतीश बाबू बहुत धर्म को पालन करते हैं, आत्मा का बड़ा सुनते हैं वो, और वो सुनेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आत्मा का सुनेंगे और नीतीश बाबू बहुत अच्छा फैसला और देश हित में फैसला अच्छा, नीतीश बाबू अगर सुन भी लेते हैं तो आपको चंद्रबाबू नायडू को भी सुनना पड़ेगा। वो सुन ही रहे हैं, वो सुन रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि 17 जी से पहले जब तेजस्वी जी की सरकार गई थी, मैं बिहार में गोपालगंज में गया था जी। वहाँ के युवा से मिलने के बाद मेरे दिल में वो खुशी रही। मैं खुद एक छात्र रहा हूँ, मैंने वो प्रतियोगी छात्रों का क्या दर्द होता है मैं समझ सकता हूँ
क्या खुशी थी उस फिर नीतीश बाबू आ गए, कर्पूरी ठाकुर जी के भारत रत्न देने के बाद से उन्हें लगा होगा नीतीश बाबू की मेरी सरकार थोड़ा सा सीटें कम हो सकती हैं, लेकिन आप इस बात का अनुमान लगाइए कि अगर एनडीए गठबंधन के साथ भी रहे नीतीश बाबू या चंद्रबाबू नायडू, कोई दिक्कत नहीं, बस सरकार चले, अच्छे से चले, रोजगार मिल जाए सबको, बेरोजगारी कम हो जी, संविधान की जो बातें हैं उनका पालन किया जाए, और जो फिजूल की बातें होती थी इस देश में, इस चुनाव में बहुत कुछ हुआ है जो अप्रत्याशित बातें रही, इन सब बातों को ना करके सरकार चलाएं, अच्छा चले, या जैसा भी रहे हम विपक्ष में रहेंगे तो हम मजबूती के साथ अब कि उनके जवाब देंगे। हम विपक्ष का काम ही यही होता है ना कि मजबूत सरकार चलाए, अच्छे से सरकार चलाए, जहाँ गलतियाँ हैं हम उसका, लेकिन ये है कि नीतीश बाबू धर्म का पालन करेंगे। देखिए यही होता है लोकतंत्र की यही ताकत होती है। जिस अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार दौरान एक मंदिर में गए थे और उस मंदिर को जो है इनके दर्शन करने पर धुलवाया गया था, आज वही अखिलेश यादव की पार्टी से जो जीत के आए हैं जो है अयोध्या में फैजाबाद सीट से, और सोचिए यही लोकतंत्र की ताकत है। आज जो है अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हुई है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? राकीब जी आपके पास आना चाहते हैं। देखिए, इस बार एक बात तो है कि जहाँ जहाँ संगठन मजबूत था और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी योग्यता को साबित किया है, जैसे ममता बनर्जी हैं, लगातार उन्होंने इतना ज़बरदस्त चुनाव लड़ा है कि सब लोगों को उनसे सीखना चाहिए। खासकर मैं कहूँगा कांग्रेस पार्टी को जो है ज़रूरत है सीखने के लिए, उनसे सीखने की ज़रूरत है। ये अखिलेश यादव की बात की जाए तो अखिलेश यादव ने जो जातिगत समीकरण सेट किए हर सीट पर, उनका प्रत्याशी हर सीट पर बहुत मजबूती से लड़ा। जो हारे भी हैं, बहुत सारी ऐसी सीट हैं जो बहुत 10-10, 20-20 हज़ार के अंतर से, बहुत कम मार्जिन से हारी हैं। अगर और थोड़ी सही से मेहनत कर ली जाती तो 10-15 सीट के और भी जीत सकते थे। और अगर बात की जाए कांग्रेस के कुछ संगठन की मैं बात इसलिए कर रहा था कि जहाँ जहाँ इनका संगठन मजबूत है वहाँ ये अच्छी सीट निकालने में कामयाब हुए। जैसे राजस्थान को ले लीजिए, राजस्थान में सब कोई मानने को तैयार नहीं था कि 3-4 सीट से ज़्यादा आएंगी, लेकिन वहाँ अच्छी खासी सीट इन्होंने निकाली। आप बात कीजिए हरियाणा की, हरियाणा में भी बहुत अच्छी फाइट की और 5 सीट पाने में ही कामयाब रहे। साउथ में कर्नाटक के अंदर भी इन्होंने अच्छी सीट हासिल की, तेलंगाना में भी अच्छी सीट हासिल की, लेकिन इनके संगठन ने जो निराश किया है वो मैं कहूँगा कि छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, ये बहुत ज़्यादा निराश करने वाले इनके संगठन रहे हैं। और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ भी, बिहार में भी, छत्तीसगढ़ तो बहुत ज़्यादा जी, बहुत निराश किया इनके संगठन ने। तो इनको अखिलेश यादव ने ये सिद्ध कर दिया कि वो भविष्य के बड़े नेता के रूप में उभरेंगे और वो देश का नेतृत्व करेंगे आने वाले समय में, अगर ऐसे ही वो काम करते रहे तो। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस प्रकार से एक ओबीसी नेता को जो है दर्शन करने का मंदिर धुलवाया गया था, आज वही अखिलेश यादव देश की सबसे तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरे, क्या कहेंगे आप इस पर? बता तो रहे हैं ब्रिजेश जी ना, बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता हूँ संकीर्ण मानसिकता से ग्रसित हो गए थे। आप बताएं क्या श्री राम जी का दर्शन कौन है? आप भी जाएंगे, सभी जो भी हिंदू धर्म के लोग हैं जाएंगे ही। अब अयोध्या में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद सर जीत गए हैं जी, तो क्या अयोध्या जाना बंद कर देंगे हिंदू लोग? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। देखिए, हिंदू हम हैं, हिंदू आप भी हैं, सबको एक प्रेम से रहना चाहिए, सब प्रेम आना जाना चाहिए। और ये चुनाव कुछ दिनों का होता है, बाकी पड़ोसी के यहाँ ही रहता है, विवाद चुनाव के बीच में नहीं होना चाहिए। और नेता तो आना जाना लगा रहता है, आप देख ही रहे हैं आज हलचलों में दिल्ली में क्या चल रहा है, और अभी 2 दिन तक क्या होगा, 8 तारीख के शपथ होने के बाद क्या होगा, अब देखते रहिए आगे आगे क्या चलता है। चलिए, ये था हमारा पल पल का खबर। हम आपको ऐसे अपडेट देते रहेंगे, सरकार किसकी बन रही, सियासत का खेल कहां तक चल रहा है, इस सब लगातार मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। तब तक लिए नमस्कार, बने रहिए दिग बाइट में।